जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्री के लिए मैं एविडेंस के 500 एमसीक्यू आपको सॉल्व कराने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो के अंतर्गत नहीं, इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कोई सॉल्व करा दे, इसलिए 25-25 प्रश्नों के एक एक सेट मैंने तैयार किए हुए हैं और इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं सारे 500 क्वेश्चन कराऊंगा। अब ऊपर आपने देखा होगा कि ये ब्रह्मास्त्र वीडियो के नाम से मैंने इसे थंबनेल बनाया हुआ। वो कारण ये है कि ये 500 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 500 क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको एक एक क्वेश्चन से जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकेंगे, रिलेटेड फैक्ट जो है उसको भी हम जानेंगे, उसको भी हम समझेंगे। तो इसलिए 500 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन में कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये क्वेश्चन बेयर एक्ट ले के सॉल्व करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता रहे, आप उस चीज़ों को देख सकें और मेरी गलतियों को पकड़ सकें। और अगर आपने ऐसा किया तो नो डाउट प्री में कोई नहीं रोकेगा आपको। प्री के लिए ये पढ़ लीजिए, जो ये वीडियो है ये सारी देख लीजिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड फैक्ट को ध्यान से सुनिए और बेयर एक्ट लेके सॉल्व करिए। आपका कहीं किसी भी स्टेट का प्री नहीं रुकने वाला। तो सिर्फ एविडेंस का सॉल्व करने से ऐसा नहीं होगा, हाँ एविडेंस से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा क्रमशः, और सारे सब्जेक्ट के मैं करा दूंगा जितना भी जुडिशरी के सिलेबस में है, एपीयू के सिलेबस में है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फिर। चलिए आज का पहला प्रश्न कर लेते हैं और इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं करता है। आप देख लीजिए, उसके हिसाब से मैं सही आंसर लगा दूं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप चार्ट ईटीसी। तो मैप चार्ट ईटीसी ये 35 में नहीं है, बल्कि ये 36 में है। रेलेवेंसी की बात करता है इसलिए ये 36 में है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैप और चार्ट के प्रिजम्पशन के संबंध में बात करेगा तो वो सेक्शन 83 में आ जाएगा और सेक्शन 87 में भी आ जाएगा। मैप चार्ट के संबंध में प्रिजम्पशन यहाँ पे बनती है। 83 के अंतर्गत सेल प्रिज्यूम होगा यानी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और 87 के अंतर्गत प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है यानी मे प्रिज्यूम लिखा होगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, बाकी सारे सही लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ एक बात और मैं बता दूं, पिछला जो सेट था, प्रैक्टिस सेट हम लोगों का था, उसमें क्वेश्चन नंबर संभवतः 32 था। 32 में जो कस्टम और राइट्स के संबंध में मैंने सेक्शन गलती से 12 टिक कर दिया था, वो सेक्शन 12 नहीं 13 होगा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आया और मैंने सेक्शन नंबर 12 बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड सेक्शन बाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो उस पुराने सेक्शन के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 40 to 44 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द रेलेवेंस ऑफ। सेक्शन 40 से 44 तक किस चीज की रेलेवेंसी की बात करता है? आप देख लीजिए सही ऑप्शन क्या है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जजमेंट की रेलेवेंसी की बात करता है। सेक्शन 40 से लेके 44 तक सामान्य नियम ये होता है, जनरल रूल ये है कि प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट नहीं होते, लेकिन कब रिलेवेंट होते हैं उसी के बारे में बात सेक्शन 40 से लेके 44 तक की गई है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, मेंस के पर्पज से भी, मेंस का भी प्रश्न है ये। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रीवियस जजमेंट आर रिलेवेंट टू बार द सेकेंड सूट और ट्रायल। क्वेश्चन समझ रहे होंगे उम्मीद है।
कि कौन सी धारा के अंतर्गत प्रीवियस जजमेंट दूसरे सूट और ट्रायल को बार करता है, रोकता है। इसके अंतर्गत सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेक्शन 40। कहा जाता है, प्रश्न एक दूसरे तरीके से भी आता है कि रेस जुडिकाटा का रूल कौन से सेक्शन में अप्लाई होता है, तो यही है रेस जुडिकाटा, सेक्शन 40 में है इंडियन एविडेंस एक्ट के। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये तो अभी आप लोगों ने डिस्कस किया ही, तो इसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रेस जुडिकाटा इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ होता है, तो ये सेक्शन 40 के अंतर्गत। यानी जब न्यायालय को इस बात के लिए सक्षम बनाना हो कि किसी मामले में उसे कॉग्निजेंस लेना चाहिए अथवा नहीं, उसमें ट्रायल उसको करना चाहिए अथवा नहीं, तो प्रीवियस जजमेंट जो होता है उस मैटर पे वो रिलेवेंट होता है। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जुरिस्डिक्शन मेंशन नहीं किया गया है। प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी, एडमायरल्टी, रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर डी, रेवेन्यू। राजस्व से संबंधित अधिकारिता उसमें मेंशन नहीं है। प्रोबेट है, एडमायरल्टी है, इंसॉल्वेंसी है और मैरिज है, विवाह संबंधी अधिकारिता। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द जजमेंट ऑफ एडमायरल्टी कोर्ट आर रिलेवेंट इन। नवाधिकरण विषयक अधिकारिता कौन सी धारा के अंतर्गत है, ये ऑप्शन नंबर 41 हो जाएगा। इसी की बात हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट, रिलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस एक्ट इज कंटेंट इन। विशेषज्ञों की राय कहाँ रिलेवेंट है, एविडेंस एक्ट के कौन से हिस्से में रिलेवेंट है। सही ऑप्शन का चयन करें और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, हाँ ठीक है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 से लेके 51 तक रिलेवेंसी के बारे में बात किया गया है, जो कि एक ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। उसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन 45-46 है और 47 में भी है, हालांकि 47 से लेके 50 तक जो है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सपर्ट ओपिनियन इज रिलेवेंट। एक्सपर्ट की ओपिनियन कौन सी धारा के अंतर्गत रिलेवेंट है, बिल्कुल आसान प्रश्न, सेक्शन नंबर 45। मैं फिर से बता दूं, अगर आपने पहले नहीं किया है तो ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही अभी हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन, केस डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन सब कराएंगे, अलग अलग सेट है वो, तो सारी चीज़ें होंगी। अभी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको कर लिया जाए। डीएनए टेस्ट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस एक्ट। डीएनए टेस्ट को कौन सी धारा में एडमिट किया जा सकता है, बिल्कुल सेक्शन 45 के अंतर्गत, है ना। किसी विज्ञान या कला के संबंध में ओपिनियन सेक्शन 45 के अंतर्गत रिलेवेंट होती है। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट कैन बी फॉर। किस पर्पज के लिए हो सकती है, आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नाइदर बी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसमें 5 चीजें हैं ना, पांचों चीजों के संबंध में है, विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह। तो 5 सारी चीजें इसमें रिलेवेंट होती हैं, सब हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा बड़ा है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मे बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट इन रिलेशन टू। पढ़िए,
अब मैं इसका सही बता देता हूँ ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम उसी की बात कर रहे थे, विज्ञान, कला, विदेशी विधि, फिंगर इम्प्रेशन यानी इसको कहते हैं अंगुली चिन्ह, और हैंड राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 45 के अंतर्गत रिलेवेंट है। नेक्स्ट है कि द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज ए रिलेवेंट फैक्ट अंडर कौन सी धारा में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेक्शन 45। नेक्स्ट, फैक्ट सपोर्टिंग और रिबूटिंग द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट आर रिलेवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? सपोर्ट करने वाले और खंडन करने वाले किस में रिलेवेंट होते हैं? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 46। विशेषज्ञों की रायों का समर्थन और उनका खंडन करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, धारा 46 के अंतर्गत। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर इज रिलेवेंट? डिजिटल सिग्नेचर के संबंध में कोई राय कौन सी धारा के अंतर्गत सुसंगत होती है? तो सेक्शन नंबर 47A के अंतर्गत रिलेवेंट होती है। ये मैच कराइए। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो 4 बार 5 बार कम से कम परीक्षाओं में पूछा ना गया। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आगे भी आपको अच्छे प्रश्न ही मिलेंगे। तो इसको मिला लीजिए, क्या है आपके हिसाब से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। देख लें हम भी थोड़ा सा। ठीक है, यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रिलेवेंट ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम? कस्टम के संबंध में ओपिनियन कौन सा सेक्शन में रिलेवेंट है? तो ये हो जाएगा आपका 48। यूजेस ये हो जाता है और रिलेशनशिप ये हो जाता है, ये सिग्नेचर है। ऑप्शन नंबर बी। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन रिलेटिंग टू रिलेशनशिप इज रिलेवेंट? अब बताइए, रिलेशनशिप नातेदारी के बारे में राय कौन सी धारा के अंतर्गत रिलेवेंट है? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 ऑफ द एविडेंस एक्ट मीन्स रिलेशनशिप का मतलब क्या? धारा 50 के अंतर्गत ब्लड रिलेटिव ओनली, कि ब्लड और मैरिज से रिलेटिव, कि ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन, और डी नन ऑफ दी एबव। इसमें से क्या होना चाहिए? इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेक्शन 50 के अंतर्गत। नेक्स्ट, एन एक्सपर्ट मे गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन आधार, जिसको कहते हैं ना राय के आधार कब सुसंगत होते हैं? तो आधार सेक्शन 51 के अंतर्गत जब राय सुसंगत है तो उसके आधार भी सुसंगत होंगे। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस? क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 53
अब इससे आगे मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उसके बारे में अगला क्वेश्चन खुद हो सकता है उसी से संबंधित। तो सेक्शन 53 में नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स सेक्शन 53A हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। 53A किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें ये कह दिया गया है कि किसी महिला के प्रीवियस कैरेक्टर को किसी क्रिमिनल मामले में रिलेवेंट नहीं बनाया जाएगा, उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। चलिए नेक्स्ट है, मतलब प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को कैरेक्टर में सिर्फ पार्टिकुलरली प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एविडेंस नहीं दिया जा सकता, वो रिलेवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बैड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज्ड इज नॉट रिलेवेंट। एक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर क्रिमिनल मामलों में रिलेवेंट नहीं होगा, ये कौन सा सेक्शन बताता है? ये बताएगा आपको सेक्शन नंबर 54। अभी आपने देखा था कि सेक्शन 53 बताता था कि क्रिमिनल मामलों में गुड कैरेक्टर हमेशा एडमिसिबल होगा, मतलब रिलेवेंट होगा, लेकिन बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होगा, जनरल रूल। लेकिन बैड कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाता है 3 परिस्थितियों में। सेक्शन 54 कहता है कि रिप्लाई में, यानी अगर कोई गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता है तो उसके जवाब में बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। एक एक्सेप्शन, प्रीवियस कन्विक्शन बैड कैरेक्टर के एविडेंस के रूप में रेलेवेंट हो जाती है। तीसरी बात कि जहाँ कैरेक्टर ही इशू में हो वहाँ बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये सेक्शन 54 जो रूल बताता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता, उसके 3 एक्सेप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा मैंने बता दिया। नेक्स्ट, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द इंडियन एविडेंस एक्ट। मतलब चरित्र जो क्षतिपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करता है, ये कौन सी धारा के अंतर्गत सुसंगत है? आप जानते हैं ये धारा 55, क्योंकि कहा जाता है कि सेक्शन 52 के अंतर्गत कहा गया है कि सिविल मामलों में कैरेक्टर रिलेवेंट होता ही नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्ट एक्सेप्शन आ जाता है 55, जो कहता है कि सिविल मामलों में कैरेक्टर रिलेवेंट होता है यदि वो डैमेजेस यानी क्षतिपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करने की प्रकृति का है। बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडमेंट मेड इन, कौन सी धारा में अमेंडमेंट किया गया है इसके द्वारा? ये किया गया है तीनों धाराओं में, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In Indian Evidence Act, the fact of which judicial notice is to be taken are stated in. Indian Evidence Act, the fact of which judicial notice is to be taken are stated in, मतलब कौन सी धारा ये बताती है कि वो फैक्ट जिनकी न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी है, जुडिशियल नोटिस करनी है, वो कौन से धारा में है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 57 में हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसमें मैं बता दूं, क्योंकि कुछ बातें इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं कि हो सकता है कि अगले प्रश्न में वही बात आ जाए। तो सेक्शन 57 में ये बताया गया है कि कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनकी जुडिशियल नोटिस की जाएगी, और सेक्शन 56 ये बताता है कि जिन फैक्ट की जुडिशियल नोटिस की जाएगी उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो सेक्शन 57 में ऐसे 13 फैक्ट 13 परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें जुडिशियल नोटिस करने के लिए कोर्ट बाउंड है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सीज फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी तथ्य जिन्हें स्वीकृत कर लिया गया है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है? ये है आपका
सेक्शन 58, जो तथ्य स्वीकृत हैं उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 58 में ये भी कह रहा है कि न्यायालय ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि स्वीकृत तथ्यों के अलावा भी कुछ तथ्य, कुछ एविडेंस लाए जाएं, तभी उनको स्वीकार करेगा। बाउंड नहीं है उसे करने के लिए, कहने का मतलब नहीं है कि वो बाउंड नहीं है कोर्ट। हाँ, लेकिन एडमिशन स्टॉपेल के रूप में लागू होती है। ये बात आप सेक्शन 31 में पढ़ चुके होंगे। सेक्शन 31 यही कहता है कि एडमिशन की एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, केवल वो स्टॉपेल के रूप में लागू हो सकता है। और सेक्शन 58 कहता है कि जो चीज़ एडमिट कर लिया गया अब उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। लेकिन उसमें यह भी कहा जाता है कि न्यायालय कुछ अदर फैक्ट से उसे प्रूव करने की अपेक्षा पार्टी से कर सकता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 57 क्लास 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ। कौन सी चीज की जुडिशियल नोटिस कोर्ट करेगा? ऑल लॉ पढ़ लीजिए, इसमें से सारे ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल लॉ इन फोर्स इन इंडिया। नेक्स्ट, सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विथ फॉर्मल एडमिशन, एविडेंशियरी एडमिशन कि फॉर्मल एज वेल एविडेंशियरी एडमिशन कि प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। फॉर्मल एडमिशन की बात करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, धारा 59 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर वस्तु को कैसे साबित किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस, यानी दस्तावेजों की अंतर वस्तु के सिवाय अन्य सारे तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। ये है, इसका मतलब है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु यानी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस से साबित नहीं किया जा सकता। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अंडर सेक्शन 60 ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट कि सर्कमस्टांशियल, डायरेक्ट में बी प्रिज्यूम्ड बाय कोर्ट। इसका सही ऑप्शन डी और सी, डायरेक्ट। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। और यही सेक्शन है, सेक्शन 60 ही ये में ही ये सिद्धांत है, एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस, मतलब अनुश्रुत साक्ष्य के अपवर्जन का सिद्धांत जब आपसे पूछे तो उसमें भी आप यही जवाब दीजिएगा कि सेक्शन 60 में है। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि बेस्ट एविडेंस दिया जाना चाहिए किसी मामले में, वो कौन सी धारा बताती है? तो वो एक से अधिक धाराएं हैं, 60 में भी है, तो इसमें आप 60 को भी ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, जब तक कि वीडियो को समाप्त करें उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं। अनअकैडमी ने उन बच्चों के लिए, उन प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए जो कि अनअकैडमी की फ़ी पे नहीं कर सकते या जिन्होंने पढ़ाई कर ली है उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उनके लिए एक विकल्प की शुरुआत की है। और वो विकल्प मात्र 1499 रुपये पर ईयर में मिल रहे हैं। 1499 रुपये पर ईयर। अब उसमें रहेगा क्या? 50 से ज़्यादा टेस्ट रहेंगे। कैसे टेस्ट रहेंगे? मेजर लॉ से टेस्ट रहेंगे, प्री का टेस्ट रहेगा, मेंस का टेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि फ्री की क्लासेस भी अनअकैडमी पे चलती है, लेकिन वो सिर्फ 60 मिनट ही एक व्यक्ति एक दिन में देख सकता है। लेकिन अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 60 मिनट से ज़्यादा भी क्लासेस देख सकते हैं, फ्री वाली क्लासेस। करना क्या है आपको? राय लॉ 10 कोड को यूज़ करना है। राय लॉ 10, RAILAW, एक सेकंड में उसको फिर से डिलीट, RAILAW 10, राय लॉ 10।
इस कोड को प्रयोग किया जाएगा ना, तो ये 1499 में भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। वैसे ही इतना कम है, 10% और भी डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। तो इस लाभ का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका मूड नहीं भी है सब्सक्रिप्शन लेने का, तब भी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कोड को ज़रूर याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें, तमाम बैच आपको यहाँ पर हैं। अगर सब्सक्रिप्शन लेने का मन होगा तो ये तमाम बैच हैं आपके लिए। देखिए इतने सारे बैच आपके लिए हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह है ही, तो टेस्ट सीरीज़ तो जब आप मेंस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तब तो ये सारी टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में ही मिल जाएगी। वो 1499 वाला मैंने इसलिए कहा था ताकि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हालांकि सब्सक्रिप्शन लेने पर क्लास में, लाइव क्लास में हैंड रेज करके अपने डाउट को क्लियर करने की सुविधा भी है, नोट्स भी मिल जाते हैं। घर बैठे आप रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर को सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं इस पर। और मैं एक बार बता दूं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। आप देख सकते हैं 1, 3, 6, 12, 18 और 24 मंथ का कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है। और फी स्ट्रक्चर उसके आगे लिखा हुआ है। रॉय लॉ 10 कोड है मेरा, और इस कोड को अगर आप प्रयोग करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय तो जो फी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसमें 10% का डिस्काउंट भी हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो आपको आगे प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू, बाय बाय।